हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि तर्क व पद से आप क्या समझते हैं, पद और शब्द में क्या अंतर है। तर्क शास्त्र का संबंध जो है अनुमान से है और अनुमान की जड़ में पद है, यानी पद से ही अनुमान बनता है। इन्हीं पदों से तार्किक वाक्य और फिर तार्किक वाक्यों से अनुमान बनता है। अर्थात पद जो है अनुमान की इकाई है, आरंभ बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है पद अनुमान के लिए। पद को अंग्रेजी में टर्म कहा जाता है और यह टर्म शब्द ग्रीक भाषा के टेरेमेनिक का छोटा रूप है और टेमेरिक का अर्थ होता है अंत, किनारा या छोर। तो इसी शब्द के आधार पर पद की परिभाषा यह कहकर दी जाती है कि वह शब्द पद है जो वाक्य के छोर में रहता है। तो वाक्य का दो छोर होता है, जैसे मान लीजिए गुलाब लाल है, तो गुलाब एक सब्जेक्ट है और लाल प्रेडिकेट है। तो जो ये लाल और गुलाब है यह पद की गिनती में आता है, यानी एक वाक्य के प्रथम छोर में रहता है और दूसरा वाक्य के अंतिम छोर में रहता है। पहले छोर पर उद्देश्य रहता है और दूसरे छोर पर विधेय रहता है। उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोला जाता है और विधेय को प्रेडिकेट बोला जाता है। तो इसमें एक यही पद का अर्थ है। अब आ जाइए कि जो शब्द या शब्द समूह किसी भी तार्किक वाक्य में उद्देश्य या विधेय बनने की क्षमता व्यक्त करता हो उसे ही पद कहते हैं। जैसे राम मरणशील है, इसमें राम एक पद है और मरणशील दूसरा पद है। और इसी व्याकरण में हम राम को उद्देश्य पद कहते हैं और मरणशील पद को विधेय कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम तार्किक वाक्यों के उद्देश्य या विधेय के रूप में उपयुक्त व्यवहार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे पद नहीं हैं। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि सभी शब्द पद हैं, लेकिन सभी जितने भी पद हैं वे सभी शब्द हैं, लेकिन सभी शब्द पद नहीं होते हैं। तो तार्किक दृष्टि से शब्द के तीन भेद माने गए हैं। पहला पद योग्य, दूसरा पद संयोज्य और तीसरा पदायोग्य। पहले पॉइंट पर आ जाइए, पद योग्य। तो पद योग शब्द वे हैं जो स्वतंत्र रूप से किसी भी वाक्य के उद्देश्य या विधेय बनने की क्षमता रखते हैं, उसको हम पद योग कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, नदी, गाय, गुलाब इत्यादि किसी भी तार्किक वाक्य का उद्देश्य या विधेय बनाया जा सकता है। जैसे राम सुंदर है, पुस्तक अच्छी है, गुलाब लाल है इत्यादि। अब दूसरा आ जाइए, पद संयोज्य शब्द। ये वैसे शब्द हैं जो स्वयं किसी तार्किक वाक्य का उद्देश्य और विधेय नहीं बन सकते, किंतु किसी दूसरे पद योग शब्द की सहायता से बन जाते हैं। जैसे के, का, पर, मैं इत्यादि शब्द पद योग हैं। जैसे मोहन का घोड़ा, इसमें मोहन और घोड़े के बीच में क का प्रयोग किया गया है, तो यह और अंग्रेजी में एट, वन, ऑन, बाई, सिंस इत्यादि। अब तीसरा है पद योग्य, पदायोग्य। वे शब्द जो न तो स्वतंत्र रूप से न किसी पद की सहायता से किसी भी तार्किक वाक्य का उद्देश्य और विधेय नहीं बन सकते हैं, तो वैसे शब्द को हम पदायोग का शब्द कहते हैं। जैसे विस्मयवादी बोधक शब्द, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नसूचक इत्यादि शब्द जो हैं सो वे पदायोग में आते हैं। यह न स्वतंत्र रूप से और न किसी की सहायता से ये किसी भी तार्किक वाक्य का उद्देश्य और विधेय नहीं बन सकते हैं। अब आ जाइए, शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द और पद में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट है कि सभी पद शब्द हैं, किंतु सभी शब्द पद नहीं हैं। दूसरा पॉइंट है
पद अनुमान की इकाई है और शब्द व्याकरण की इकाई है। एक पद में अनेक शब्द हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि में विभक्त किया जाता है, लेकिन तार्किक दृष्टि से शब्दों को पद योग्य, पद संयोज्य तथा पदायोग्य में विभक्त या बांटा जाता है। चौथा पॉइंट है, पद और शब्द दोनों से मानसिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन पद से मानसिक विचार मात्र ही व्यक्त होते हैं, किंतु शब्द के द्वारा मन के जो भाव होते हैं, अनेकानेक भाव व्यक्त होते हैं। जैसे अपने इच्छा को प्रकट करना, किसी को आज्ञा देना, किसी से कोई प्रश्न करना या विस्मय की भावना को व्यक्त करना, जैसे अरे, हाय, आह, ओह इत्यादि। तो ये शब्द जो हैं सो पद नहीं है। अब नेक्स्ट अंतर है कि सभी पद किसी तार्किक वाक्य के उद्देश्य और विधेय के रूप में व्यक्त होने की क्षमता रखते हैं, परंतु सभी शब्दों में ऐसी क्षमता नहीं होती है। पद सार्थक होते हैं, किंतु शब्द निरर्थक होते हैं। इस तरह पद और शब्द में तार्किक अंतर निम्नलिखित उपर्युक्त है। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदों का वर्गीकरण या तार्किक वाक्य या व्याकरण वाक्य में क्या संबंध है और तर्क वाक्य का वर्गीकरण। तो पहले चैप्टर में मैं बतलाऊंगी कि तार्किक वाक्य और व्याकरण के वाक्य में क्या संबंध है, और इसका नेक्स्ट पार्ट है तर्क वाक्य का वर्गीकरण। पहला आ जाइए कि तर्क वाक्य और व्याकरण के वाक्य में निम्नलिखित संबंध है। पहला, व्याकरण वाक्यों का क्षेत्र तार्किक वाक्यों के क्षेत्र से बृहत है, यानी व्यापक है, ज़्यादा बड़ा है। जैसे राम सुंदर है, यह तार्किक वाक्य है, किंतु साथ ही साथ यह व्याकरण का वाक्य भी है। लेकिन व्याकरण के प्रश्न, इच्छा, आज्ञार्थक इत्यादि जो वाक्य हैं वे शब्द हैं, लेकिन पद नहीं है। दूसरा अंतर है कि व्याकरण के वाक्य में केवल 2 अंग होता है, उद्देश्य और विधेय, लेकिन तर्क वाक्य में 3 अंग होता है, उद्देश्य, विधेय और संयोजक। और जैसे राम इज़ पुअर, तो राम इसमें उद्देश्य है, पुअर विधेय यानी प्रेडिकेट है, और इज जो है सो संयोजक है, यानी दोनों पदों को में संबंध स्थापित करता है। अब आ जाइए, तीसरा है कि व्याकरण का वाक्य भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में व्यक्त होता है, परंतु तर्क वाक्य केवल वर्तमान काल में ही व्यक्त होता है। अर्थात व्याकरण के वाक्य को हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में व्यक्त करते हैं, लेकिन तार्किक वाक्य को सिर्फ वर्तमान काल में व्यक्त करते हैं। इस विषय पर थोड़ा सा तार्किकों में मतभेद है, लेकिन आप लोगों को इतना ही अभी समझा रही हूँ। उसके बाद है कि तार्किक वाक्य के संबंध में सत्य और असत्य का प्रश्न उठता है, यानी ट्रू है या फॉल्स। लेकिन व्याकरण के वाक्यों में शुद्धि और अशुद्धि का प्रश्न उठता है, यानी व्याकरण में कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इस विषय पर प्रश्न उठता है। लेकिन तार्किक वाक्य में ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य पर प्रश्न उठता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि तार्किक वाक्य केवल निर्णय को व्यक्त करता है, परंतु व्याकरण का वाक्य निर्णय के साथ साथ हमारी अनुभूतियों, हमारी भावनाओं को भी व्यक्त करता है, जैसे इच्छा, हर्ष, विषाद, विस्मय, आज्ञा, प्रार्थना इत्यादि। छठा पॉइंट है, तार्किक वाक्य का परिणाम और गुण जानना जरूरी है, लेकिन व्याकरण संबंधी वाक्यों के लिए ये गुण और परिणाम जानना जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट है कि तार्किक वाक्य का रूप संवेद, स्पष्ट, संक्षिप्त और एकार्थक होता है, यानी छोटा होता है, एक अर्थ होता है और स्पष्ट होता है, परंतु व्याकरण के वाक्य अस्पष्ट, जटिल, विस्तृत और अनेकार्थक एवं अलंकारी होते हैं। अर्थात उनका जो व्याकरण के वाक्य होते हैं वो अस्पष्ट, उनका एक से ज़्यादा अर्थ होता है,
विस्तृत यानी फैला हुआ होता है, ज़्यादा व्यापक होता है। और अलंकारिक यानी उसको अलंकार से सजाया जाता है। व्याकरण संबंधी वाक्यों तर्क वाक्यों को शोभा, अलंकार, अनुप्रस्था, लंचना, व्यंजना आदि से उसकी बढ़ जाती है, किंतु तार्किक वाक्यों में इनका कोई स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तार्किक वाक्यों में अभावात्मक चिन्ह को संयोजक का अंग माना जाता है, लेकिन व्याकरण के वाक्यों में इन अभावात्मक चिन्हों को विधेय का अंग माना जाता है। तो अर्थात व्याकरण के सभी वाक्य तर्क वाक्य नहीं है, परंतु सभी तार्किक वाक्य को व्याकरण का वाक्य हम कह सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट के वीडियो क्लास में मैं इसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊँगी।